Hi everyone, very good evening to all of you and welcome to Guru 365। मैं भारती कौशिक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। माफी चाहूंगी थोड़ा सा विलंब हुआ हमारी इन क्लासेस को लेकर, लेकिन चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आप सबको मैंने एक प्रॉमिस किया था और बिल्कुल देखिए, जब भी मैंने किसी को प्रॉमिस किया है तो वो क्या कहते हैं कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। ऐसे ही मैंने प्रॉमिस किया है, वो डिले जरूर हो सकता है लेकिन पूरा जरूर होगा, ये फैक्ट है। राइट, चलिए अब शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आइए मैं आप सबको बता दूं, अगर आप टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, आप टीजीटी इंग्लिश या पीजीटी इंग्लिश के टीचर लगना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। इनफैक्ट अगर आप सेवेंथ में पढ़ते हैं या आप इंग्लिश में इंटरेस्ट लेते हैं तो तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आइए मैं बता दूं आपको कि हम क्या करने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। और हाँ, नीचे दिए गए लिंक से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको सभी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। यस, आप मेरे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी गुरु 365 ऐप डाउनलोड कर लीजिए। चाहे आपके पास एंड्रॉइड है, आईओएस है या विंडोज है, इंस्टॉल कीजिए अभी की अभी गुरु 365 और मेक मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। चाहे वो पेड बैचेस हो या टेस्ट सीरीज हो, आइए हमारे साथ जुड़िए, क्वालिटी कंटेंट लीजिए और सफलता की ओर अग्रसर होइए। आइए यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, सीट पेटियां थोड़ी कस के बांध दीजिए, हम अपना इंग्लिश का वायुयान उड़ाने जा रहे हैं। यस, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्लास 7th की सप्लीमेंट्री बुक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको क्या करा चुकी हूँ, देखिए ये हमारी एनसीईआरटी की सीरीज है। जो चीजें यूजुअली लोग ऐप पर कराते हैं या ऐप पर भी नहीं कराते हैं, वो मैं आपको यूट्यूब पर करा रही हूँ। हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, राइट, उसकी सप्लीमेंट्री पढ़ी। हमने 7th क्लास की जो मेन बुक है वो पढ़ी, फिर पोएम्स पढ़ी और अब हम सप्लीमेंट्री बुक पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्लास 8th की बुक पढ़ना। ठीक है, सो इसी तरीके से जितने भी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, मैं आपको इन सीरीज में क्या करा रही हूँ, समरी जो है एक बार याद करा रही हूँ कि कौन सी बुक में क्या स्टोरी है और वो किस ऑथर ने दी है, जिससे कि आपको वो चीजें एकदम मगअप हो जाएं, एकदम अच्छे से दिमाग में रिटेन हो जाएं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सबको बता देती हूँ कि जब हम इनके पीवाईक्यूज या इनके एमसीक्यूज सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो यकीन मानिए आप केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, एच टेट इनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको बहुत एक होल्ड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यस अब हम ये चीज बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। सो इससे आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत बढ़ेगी। आइए देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। प्लीज जितना हो सके मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ आप सबके लिए। आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कंटेंट अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बस सब्सक्राइब करके आप गुरु 365 परिवार का हिस्सा तो बन ही गए होंगे, राइट। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, द टाइनी टीचर। सबसे पहला चैप्टर है हमारा द टाइनी टीचर। देखिए वैसे टाइनी वर्ड जिसका मतलब होता है कोई चीज छोटी है, सुनते ही माइंड में टाइनी छोटा क्या होगा, चीटी से ज्यादा, एंट से ज्यादा छोटा क्या ही होगा, राइट। तो हम कहीं ना कहीं टाइनी टीचर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक एंट की बात कर रहे हैं। और एक एंट की बात नहीं कर रहे, एक चीटी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक टाइनी टीचर, एक हमारा चैप्टर है, सप्लीमेंट्री बुक का पहला ही चैप्टर है जो कि गिल वैसे ने दिया। किसने दिया? गिल वैसे। तो आप इसे याद कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो? इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चीटियों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, पूरे चैप्टर में क्या लिखा है, पेशेंस के साथ पढ़िए मेरे साथ, मैं आपको पूरा सारांश समझा के याद करा दूंगी। यस, तो पॉइंट नंबर 1, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बताइए द टाइनी टीचर नामक स्टोरी जो है वो किसने लिखी है, उसके ऑथर कौन है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गिल वैसे, मतलब गिल वैसे टाइनी टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गिल वैसे टाइनी टीचर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई गल बड़ी नहीं है, कोई गल बड़ी नहीं है, वैसे टाइनी भी टीचर हो सकते हैं, टीचर टाइनी भी हो सकते हैं। तो ये आपको दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। ओके, आइए अगर आपको ये याद हो गया है ट्रिक से कि गिल कोई गल नहीं है, वैसे टाइनी टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में नेचुरली बैठ जाएगा। आइए मैं आपको बताती हूँ, इस स्टोरी में बिल्कुल एक एक चीज के बारे में डिस्क्राइब किया है, तो वही इमेज है जो बुक में दी हुई है। ठीक है, देखिए
इस स्टोरी में हाईलाइट किया जा रहा है किस चीज को, यहाँ पे एक वैल्यूएबल लेसन आपको सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी हम अगर स्टोरी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई फिलॉसफी है, कोई ना कोई मॉरल ऑफ द स्टोरी है। यस, इसमें चींटियों के बारे में बात की, द टाइनीएस्ट येट मोस्ट डिसिप्लिन्ड, आप कह सकते हैं टीचर इन द नेचर। इसका मतलब सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में चलती हैं। या आपने कभी नोट किया है लाइफ में कि चींटियां हमेशा एक कतार में चलती हैं, दे ऑलवेज फॉलो इन अ क्यू, राइट। एंड यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलती है कि डिस्पाइट देयर स्मॉल साइज, हालांकि उनका साइज जो है वो बहुत स्मॉल है, लेकिन स्टिल दे शोकेस हार्ड वर्क, वो मेहनत बहुत करती हैं, मतलब अपने वजन से ज्यादा वजन वो है वो उठा लेती हैं, ठीक है। उनके अंदर एक डेडिकेशन होती है और एक बहुत ही इंटेलिजेंट सा क्रिएचर है ये, भले ही छोटा है, हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिएचर है, ठीक है। ये दे लिव इन अ वेल स्ट्रक्चर एंट हिल्स, तो ये कहाँ रहते हैं भाई, एंट हिल्स में रहते हैं, ठीक है। धरती के नीचे ऐसे ग्राउंड बना के, पिल्स बना के। इनका जो देखिए, एक बार ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, डैश ऑफ एंट्स क्या कहा जाएगा, मतलब एंट्स की ग्रुप को क्या कहा जाएगा। ग्रुप ऑफ एंट्स इज नोन एज कॉलोनी, राइट। ये कलेक्टिव नाउन भी है, आप कभी नाउन पढ़ते होंगे तो जरूर आपको याद होगा, जैसे बंच ऑफ स्टिक्स होता है, जैसे बुके ऑफ फ्लावर्स होता है, ऐसे कॉलोनी ऑफ एंट्स होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो जरूर ध्यान होना चाहिए। एंट हिल्स में बहुत ही न्यूमरस चैम्बर्स, मतलब एक इस तरीके के बहुत अलग अलग से चैम्बर्स होते हैं, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये जीव रहता है, जो कभी हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो हमें इनसे ये चीज सीखनी चाहिए, एक डिसिप्लिन इनसे सीखना चाहिए और अपनी लाइफ में उसे फॉलो करना चाहिए, राइट। तो इनके बहुत सारे रूल्स हैं। अब एक्चुअली इस पूरी स्टोरी में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इस पूरी स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि चींटियों में भी ना, जैसे हम लोगों में हम टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, कोई माता है, कोई पिता है, ऐसे चींटियों में भी क्या होता है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक रानी चींटी होती है। और मैं आपको बताऊं, हमने ईवीएस में भी ये चीज पढ़ी है, यस, एनवायरमेंट साइंस में भी हमने, आई थिंक थर्ड या फोर्थ के एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो एक रानी चींटी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। बाकी जो चींटी होती है वो सोल्जर चींटी होती है, मतलब सैनिक होती है, ठीक है। अब जिसका जो काम है वो करेगा, जिसका सैनिक का काम है वो सैनिक करेगा, जो सफाई का काम करता है वो सफाई करेगा, ठीक है। तो सबके काम ना डिसाइडेड है एकदम, ठीक है। और हर कोई अपना अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो हम इनसे सीखते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वीन चींटी यानी कि रानी चींटी है, वो अंडे देती है, राइट। तो ये बात मैंने ईवीएस में भी पढ़ी है, ये बात मैंने इंग्लिश में भी पढ़ी है। और ये बच्चों को जो नेचुरल चीजें हैं, नेचर है, वो हम किताबों में किस माध्यम से पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप जब भी पैडागॉजी पढ़ते हैं तो आपको बताया जाता है कि सब्जेक्ट्स को कैसे इंटीग्रेटेड करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो एनवायरमेंट साइंस कहाँ, एनवायरमेंट साइंस कहाँ इंग्लिश, राइट। तो आप कहाँ फोर्थ क्लास की बात कर रही हूँ मैं, कहाँ सेवंथ क्लास की बात कर रही हूँ। तो चीजें कैसे इंटीग्रेट हुई हैं, कब, क्योंकि हमने पढ़ी है। अगर हमें पता होगी तभी तो इंटीग्रेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, सह संबंध स्थापित कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट थिंग ये कहता है, लर्न्स सर्वाइवल स्किल्स फ्रॉम ओल्डर एंट्स। अब ये चींटियां एक दूसरे से, अपने से बड़ी उम्र की जो हो जाती हैं, ठीक है, जिनकी उम्र बढ़ जाती है, उनसे सीखती है सर्वाइव कैसे किया जाता है। हम एज अ इंसान अपने आप को बहुत, मतलब मानते हैं कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं, वाकई भगवान का सुप्रीम क्रिएचर है हम। लेकिन आप ये देखिए, जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, वो भी अपने बड़ों का कितना आदर करता है और उससे कितना कुछ सीखता है। पर क्या हम सच में ऐसे हैं, हम अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और अपने आप में खोए रहते हैं। तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट में लिख के कि मैं सही बोल रही हूँ और इस चैप्टर से हमने सीखा, राइट। ये कहता है कि एंड्स वर्क इन हार्मनी, बहुत ही एक यूनिफॉर्मिटी के साथ, मिलजुल के एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, दे वर्क इन हार्मनी, ठीक है। दे नेवर फाइट विद ईच अदर और दे फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सिंसियरली। मैंने अभी अभी कहा ना, जो सोल्जर चींटी है वो अपना काम करेगी, जो क्लीनलीनेस की ड्यूटी है वो अपना काम करेगी, ठीक है। तो जिसका जो जो काम है वो सब करेंगे। दे वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल टीचेस अस डिसिप्लिन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो इस कहानी में ये भी बताया जाता है कि इनके बीच आपस में इतना बॉन्ड होता है कि कोई चींटी अगर मर भी जाती है तो, देखिए हमारे में, अगर हम में से ऑब्वियसली मैन इज मॉर्टल, राइट, जन्म लिया है तो मृत्यु तो होगी ही होगी। तो हम क्या करते हैं, या तो हम क्रिमेशन कराते हैं, या फिर हम जो है वो आप कह सकते हैं कि दफनाए आते हैं, वी बरी द डेड बॉडी, राइट। ये क्या करती हैं, ये उस बॉडी को यूज भी करती है, मतलब उसको कलेक्ट कर लेती हैं। इनका इतना स्ट्रांग वो बॉन्ड होता है कि कहते हैं ना, मरने के बाद भी पीछा ना छोड़ना। तो ये चीज हमारे लिए एक
इनसे, इस छोटे से जीव से, बिल्कुल सूक्ष्म जीव से सीखने वाली बात है, राइट। तो यस, इस चैप्टर का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि इनका एक वेल ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल है जो हमें भी बनाना चाहिए। जैसे हम लोग कभी भी उठे, कभी भी सोए, कभी भी कुछ भी, राइट। तो वी आर दैट कंफ्यूज्ड, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने जॉब रोल को ही नहीं समझ पाते, तो हम लाइफ कैसे जिएंगे। सो यस, हमें इनसे सीखना चाहिए कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीनी चाहिए, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अनुशासन का क्या महत्व है, बहुत सारे लोगों का तो वो क्या बात है कि अनुशासन भूल ही गए कि कौन सी चिड़िया का नाम है, राइट। एंड टीम वर्क करना कितना जरूरी है, बेहद जरूरी है। एंड यस, परसिवियरेंस, यानी कि उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ साथ एक परसिवियरेंस है कि वो कैसे निरंतर रूप से कार्य करती रहती हैं, राइट। उम्मीद करती हूँ आपको पहला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अगले चैप्टर पर चलते हैं। पर सुनिए, अगले चैप्टर पर चलने से पहले मुझे बताइए ना, ये चैप्टर कौन सा था, द टाइनी टीचर। तो इसके ऑथर का नाम क्या था? वैसे गल वैसे कर सकते हैं, तो गिल वैसे इसके ऑथर है, ठीक है। तो गल वैसे हम कर सकते हैं, टीचर टाइनी भी हो सकता है। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। हरिया, ब्रिंगिंग अप कैरी। देखिए, ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी को पालना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रिंग की सेकंड फॉर्म की बात करूं तो दैट इज ब्रॉट अप। तो हम बहुत बार बोलते हैं मेरा ब्रॉट अप गुड़गांव का है, आपका ब्रॉट अप कहाँ का है? आपने कहा जी मेरा ब्रॉट अप तो करनाल का है, जी मेरा ब्रॉट अप तो पंजाब का है, राइट। सो यू से लाइक दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रिंगिंग अप कैरी, कैरी कौन है यहाँ पर? तो देख, कैरी एक बहुत ही प्यारा सा हाथी है, ठीक है। कैरी ये एक बहुत प्यारा हाथी है, कैरी या कारी कह सकते हो इसे, तो कारी कह लेते हैं। तो ब्रिंगिंग अप कारी, राइट। तो कारी यहाँ पे कौन है? एक हाथी है। अब देखिए, हाथी के साथ एक छोटा सा, आप कह सकते हैं कि यंग सा, मतलब एक बच्चा है, एक लड़का है। तो यस, ये 10-12 साल का लड़का, राइट। और ये कैरी। अब कैरी भी एलिफेंट है, वो बच्चे के सामने तो बड़ा लग रहा है, बट है तो वो भी बेबी। अब आप जानते हैं, ये लड़का इस कैरी को ले आया किस लिए? पालने के लिए। लीजिए, जान को हाथी बांध लिया। बिल्कुल, पहले समझिए, यहाँ पे नरेटर है, ठीक है, और कैरी है। कैरी किसका नाम है? एलिफेंट का नाम है। अब ध्यान से सुनिए, धन गोपाल मुखर्जी ने ये चैप्टर लिखा है, ठीक है। इसके नरेटर कौन है, राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है? धन गोपाल मुखर्जी। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप जानते हैं कि कारी एक हाथी है और हाथी को ब्रॉट अप करना है, पालना है, तो भाई आपके पास खूब सारा धन होना चाहिए, ठीक है। खूब सारा धन होना चाहिए, समझ गए? तो खूब सारा धन होना चाहिए, धन गोपाल मुखर्जी, आपको ये याद हो जाएगा। ओके, आइए अब मैं आपको समझाती हूँ कि स्टोरी में लिखा क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी आप पढ़ेंगे। इनफैक्ट मैं आपको कहूंगी कि ये कहानियां सुन के अपने बच्चों को सुनाया करो। जनरली बच्चों को कहानी सुनना बहुत पसंद है, और आप जब अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये कहानी सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली सुन के समझ आ रहा है, पढ़ के और अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो अपने बच्चों को जब आप ये सुनाएंगे तो उनको ये बहुत मजा आ जाएगा। जब उनके कंटेंट में, उनकी क्लास में ही आएंगे, तो ऑलरेडी उन्हें ये इंटरेस्टिंग सी कहानियां आती होंगी, ठीक है। अब देखिए, इस स्टोरी में हम अगर बात करें तो द स्टोरी फॉलोज अ बॉय, ठीक है, और उसका एक पेट है एलिफेंट जिसका नाम है कारी, ठीक है। अब वो दोनों साथ साथ जो है वो बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं से कारी को ले तो आया, पाल रहा है उसे, ठीक है। अब दोनों साथ साथ बड़े होते हैं, तो दोनों का, जब कोई लोग दोनों साथ साथ होते हैं ना, तो क्या कहते हैं? लंगोटिया यार, ठीक है। तो दोनों का बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, राइट। तो इनका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड होता है। कारी जो है वो एंजॉय करता है बाथिंग इन रिवर, उसको नदी में नहाना बहुत पसंद है, और नरेटर को भी बहुत अच्छा लगता है, वो उसका बहुत ख्याल रखता है। तो कारी का वो बहुत ख्याल रखता है, ठीक है। ऑब्वियसली सबको अपने पेट से बहुत प्यार होता है। अब इसी तरीके से जब हम कहते हैं, तो इसमें, इस स्टोरी में एक इंसिडेंट दिया हुआ है। वो इंसिडेंट क्या है वो सुनिए। जैसे कारी, बहुत बार क्या होता है कि नरेटर का जो घर है ना, वहां पे किचन की तरफ जाता है और वहां से बनानास ले लेता है, ठीक है। तो वो बनानास ले लेता है, तो घर वाले रोज सोचते हैं यार केले कहाँ चले जाते हैं, अब कैरी रोज ये ले जाता है। तो एक तरीके का मजाक होता है, फिर उसको डांट देते हैं। अब एक और चीज समझिए, एक दिन कारी जो है वो अनएक्सपेक्टेडली पुश करता है बॉय को इनटू द वाटर। अब सपोज इसने, कारी ने अपने ओनर को क्या किया? पुश कर दिया, ठीक है। अब ओनर को क्या लगेगा? तूने मुझे पुश कर दिया। लेकिन एक्चुअली पुश क्यों किया है? क्यों पुश किया है? ओनली टू सेव अ ड्रोनिंग चाइल्ड। ड्रोनिंग मतलब एक डूबता हुआ बच्चा देखा कारी ने, क्योंकि वो रोज नदी की तरफ जाते थे, ठीक है।
तो कारी ने एक डूबते हुए बच्चे को देखा, वो बोल के थोड़ी बता सकता है, तो उसने क्या किया, अपने ओनर को, है ना, अपने मास्टर को क्या किया, धक्का दे दिया। अब उसको लगा कि यार तूने मुझे धक्का दे दिया, ऐसे कैसे दे दिया, बट बाद में उसकी नजर पड़ी कि कोई बच्चा डूब रहा है ना, तो फिर उसने उसको हाथ दिया और कैरी ने क्या किया, दोनों को बचा लिया, ऐसे निकाल लिया, ठीक है। तो हाउ एवर सिंस द बॉय कैन नॉट स्विम, वो तैर तो नहीं सकता था, लेकिन कैरी एंड्स अप सेविंग द बोथ, तो कैरी ने क्या किया, दोनों को बचा लिया। नाउ फिर उससे बाद में मास्टर को भी समझ में आया कि वो एक्चुअली ये करना चाहता था, इसलिए मुझे उसने पुश किया होगा। तो कैरी ऑल्सो हैज अ मिस्चीवियस साइड, उसका एक शरारती चेहरा भी है, जो मैंने अभी बताया, केले चुरा लेना। तो ही स्टील्स बनानास एंड लेटर लर्न्स अ लेसन, और बाद में फिर उसे पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं चोरी करना बुरी बात है। ओके, जैसे जैसे टाइम चलता गया, धीरे धीरे उसने सीखा, बहुत सारी ट्रिक्स सीखी, ठीक है, इंक्लूडिंग रिस्पॉन्डिंग टू द मास्टर कॉल्स। तो कारी ने ये भी सीखा, जैसे अगर मैं आपको कहूँ ना, आपने बहुत सारी हाथी मेरे साथी ये सब मूवीज देखी होंगी, कभी पुरानी मूवी और नई मूवी, जैसे जंगली एक मूवी है, वो भी आपने देखी होगी। जंगली एक मूवी है जिसमें विद्युत जामवाल की है, आप देखिएगा कभी, हाथियों से रिलेटेड, है ना। आई पर्सनली लव इट। तो यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम सीटी बजाते हैं, तो कोई भी मास्टर अगर सीटी बजाता है ना, उसका जो भी टेम्ड पेट होता है, एनिमल होता है, वो तुरंत एकदम रिस्पॉन्ड करता है। तो यस, कारी भी ऐसे अपने मास्टर की विसल सुनते ही एकदम तुरंत से आ जाता था, भागता हुआ, चाहे कहीं पे भी होता था, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग हिज कनेक्शन विद द नरेटर, और इस स्टोरी से हमें एक चीज समझ में आती है, देखिए जानवरों में भी बहुत दिमाग होता है, ठीक है। दूसरी बात, जानवरों में भी बिल्कुल उसी प्रकार के इमोशंस है जैसे हमारे अंदर है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस स्टोरी के माध्यम से अगर हम बच्चों को ये स्टोरी पढ़ाते हैं, तो एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं ह्यूमन बीइंग के और एनिमल के बीच में। समझ गए इस चीज को, ठीक है। और वो ये भी बता रहे हैं कि एनिमल का जो है एक मिस्चीवियस साइड भी है ना। चलिए अब एक और चीज को समझिएगा, नेक्स्ट पे चलते हैं हम आगे। तो मैंने कहा कि बताइए जल्दी से, ब्रिंगिंग अप कैरी। तो कैरी को ब्रिंग अप करने में, पालने पोसने में बहुत सारा क्या चाहिए, धन चाहिए। तो धन गोपाल मुखर्जी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, गोलू ग्रोज अ नोज, ठीक है। अब देखिए गोलू किसका नाम है, यहाँ पे गोलू भी हाथी का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं एक क्यूरोसिटी जनरेट की जा रही है कि कैसे हाथी ने सूंड पाई, हाउ एन एलिफेंट गॉट हिज ट्रंक, ठीक है। सो हाउ गोलू ग्रोज अ नोज, तो गोलू एक एलिफेंट का नाम है, और यहाँ पे बात की जाएगी, नरेटर बात करेगा कि गोलू की नोज कैसे लंबी हुई, ठीक है। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग एंड फनी सी स्टोरी, आप सुनिए, बड़ा मजा आएगा, राइट। और बहुत आप ये भी कह सकते हैं कि इसका लेसन भी है, मोरल, एक मोरल ऑफ द स्टोरी भी है। सबसे पहले रडयार्ड किपलिंग ने ये स्टोरी लिखी है, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, याद कैसे करेंगे, वैसे तो रडयार्ड किपलिंग को कौन नहीं जानता यार, ठीक है। बट एक्चुअली क्या था, बहुत रडयार्ड वर्ड आपने बोला, तो रूड यार आपने क्या किया, क्लिप लगा दी नाक पे, है ना। रूड यार, रूड यार आपने क्या किया, क्लिप लगा दी नाक पे, किपलिंग, ठीक है। तो गोलू की ग्रो हो गई नोज, क्योंकि नोज क्या हो गई, सूज गई। यहाँ पे अगर चिमटी लगा देंगे, कोई क्लिप लगा देंगे, तो क्या होगा, नाक फूल जाएगी। तो बस ऐसे याद कर लेना कि रूड यार, वेरी रूड यार, तूने क्लिप लगा दी मेरे नाक पे, और गोलू की ग्रो हो गई नाक, नाक बढ़ गई, ठीक है। ओके चलिए, गोलू कौन है, एलिफेंट है। अब सबसे पहले देखिए, इसकी यहाँ पे कोई ट्रंक नहीं दिखाई हुई, यानी कि इसकी नाक बिल्कुल हमारे जैसी थी, ठीक है। इस स्टोरी में एक पाइथन है, यस एक पाइथन है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा एक क्रोकोडाइल भी है। ओके, आइए अब मैं आपको समझाती हूँ। गोलू अ क्यूरियस यंग एलिफेंट। अब गोलू कौन है, यहाँ पे एक एलिफेंट है, एक बच्चा है, ठीक है। और बहुत क्यूरियस रहता है, बहुत ही जिज्ञासु रहता है, हमेशा क्वेश्चन करता है कोई चीज क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। तो ही लिव्ड व्हेन एलिफेंट्स डिड नॉट हैव ट्रंक, वो तब की बात है, ये गोलू कौन सा एलिफेंट है, जब एलिफेंट्स कभी उनकी कभी सूंड नहीं हुआ करती थी, मतलब गॉन आर द डेज, ठीक है। तो उसकी क्यूरोसिटी लीड्स हिम टू क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारी चीजों पे वो हमेशा क्वेश्चन करता रहता था, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, राइट। तो स्पेशली अबाउट क्रोकोडाइल्स, तो क्रोकोडाइल्स के बारे में उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, राइट। तो वन डे ही मीट अ क्रोकोडाइल, तो एक दिन उसने क्रोकोडाइल से पूछा कि क्या कहते हैं, क्या पूछा उसने, हाँ, तुम क्या खाते हो, कैसे खाते हो, क्यों खाते हो, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा उसने। तो क्रोकोडाइल ना बहुत क्रोकोडाइल तो, अब गोलू तो बेचारा इनोसेंट है, क्यूरियस है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसने तो क्वेश्चन पूछ लिया।
लेकिन क्रोकोडाइल के तो दिमाग में कुछ और चल रहा है, वो लालच आहा लपलप एल्पेनलीबे की ऐड देखी होगी तुमने, उसने सोचा भाई साहब अच्छा खासा मोटा खासा जीव मिल गया खाने के लिए, तो डिसाइडफुली मतलब बहुत धोखे से, ठीक है। तो गोलू ने जैसे ही उससे क्वेश्चन पूछा तो उसने क्या किया, धोखे से उसको पास बुलाया, बोले मैं बताता हूँ तेरे कान में बताता हूँ, इधर आ तू मेरे पास आ। अब जैसे ही वो कान आगे ले जाता है वो उसकी नाक पकड़ लेता है, ठीक है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा है, मजा आएगा। देखिए, तो वो उसे पास बुलाता है बहुत धोखे से, ठीक है, और गोलू की नोज पकड़ लेता है, ग्रैब कर लेता है। अब देखिए गोलू एलिफेंट है ना, हेल्दी है, ठीक है, हैवी है, स्ट्रांग है, तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है। और क्रोकोडाइल क्या कर रहा है, क्रोकोडाइल हमेशा अपने किसी भी उसको लेकर, शिकार को लेकर, प्रे को लेकर हमेशा नदी की तरफ, रिवर की तरफ जाता है, तो वो उसको इधर खींचता है और गोलू अपने आप को ऐसे डिफेंड कर रहा है। बीच में पाइथन आता है आर्बिट्रेट करने के लिए, मतलब उसको बीच बचाव करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली गोलू को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो एकदम पेड़ की टहनी से लटका होता है और वो गोलू को, मतलब गोलू के ऐसे वेस्ट पे पूरा कवर हो जाता है कि उसको बचाने के लिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली क्रोकोडाइल ऐसे खींच रहा है तो क्या बन जाएगी, ट्रंक बन जाएगी। तो हाउ गोलू ग्रोज हिज नोज, आपको समझ में आ जाएगी ये स्टोरी, आई होप क्लियर भी हो गई होगी। नाउ पाइथन कम्स टू हिज एड, एड मतलब हेल्प करना, ठीक है, आपके वोकैबुलरी भी इंप्रूव होती रहेगी। टुगेदर दे स्ट्रगल अगेंस्ट द क्रोकोडाइल, तो क्रोकोडाइल के खिलाफ उन्होंने मतलब काफी संघर्ष किया बचने के लिए। इन द प्रोसेस गोलू की नोज जो है वो स्ट्रेच हो गई और क्या बन गई, एक लॉन्ग सी ट्रंक बन गई, ठीक है। नाउ ओवर टाइम गोलू रियलाइजेस कि हुआ क्या, फिर गोलू को बहुत अजीब लगने लगा, यार ये नाक कैसी हो गई वो। फिर पाइथन ने उसे समझाया, ही मेड हिम अंडरस्टूड कि यार डोंट वरी अबाउट इट, तुम्हारे तो बहुत फायदा हो गया। अब तो तुम जैसे तुम्हें नहाने जाओगे तो तुम्हें डुबकी लगाने की जरूरत है, तुम तो अपनी सूंड से ही पानी लेके ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हो, अपने ऊपर शार कर सकते हो। तुम तो किसी भी चीज को ऐसे, पत्तियां तुम्हें खानी होगी तो तुम तो ट्रंक से ले सकते हो, तुम्हें इतनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो बाद में ओवर द टाइम गोलू को भी रियलाइज हुआ कि यार यस, ये तो नई ट्रंक जो है बहुत फायदेमंद है और इससे तो सरवाइव करने में और भी मजा आएगा, बहुत हेल्प मिलेगी। नाउ ही ऑल्सो लर्न्स अ इम्पोर्टेंट लेसन अबाउट ट्रस्टिंग स्ट्रेंजर्स, तो बच्चों को भी हम इन कहानियों के माध्यम से सिखाते हैं कैसे अनजाने किसी पे ना विश्वास नहीं करना चाहिए। और देखो आजकल का तो जमाना भी नहीं है ऐसा, है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेंजर्स पे, है ना, बिल्कुल एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए। क्लियर है ये बात? तो मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आ गया। किसकी बात कर रहे हैं हम, गोलू ग्रोज अ नोज, नोज कैसे हुई, अरे रूड यार, तूने क्लिप लगा दी होगी, क्लिपलिंग, रडयार्ड किपलिंग, ठीक है। सो बताइए, नेचुरली आपको टाइटल ऑफ द स्टोरी एंड ऑथर ऑफ द स्टोरी याद हो रहा है पक्का, और जिस्ट ऑफ द स्टोरी, समरी ऑफ द स्टोरी समझ में आ रहा है, पक्की पक्की बात है ना। आइए कम टू द नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। ओके, नाउ चांदनी, तू मेरी चांदनी, है ना, तो सुनिए मेरी बात। जाकिर हुसैन खान ने ये स्टोरी लिखी है, जाकिर हुसैन खान ने ये स्टोरी लिखी है चांदनी, आप इसको ऐसे कह सकते हो किसी का जिक्र किया कि क्या हुस्न है ना। आई एम सो सॉरी, धारावाहिक की सभी घटनाएं काल्पनिक है, इसका व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। मैं जो भी बोल रही हूँ वो नेचुरली सिर्फ आपको कोई ट्रिक याद कराने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप कुछ भी भूल जाएंगे लेकिन बातें नहीं भूलेंगे, बस इसीलिए मैं बातों बातों के जरिए आपको याद करा रही हूँ। आई होप यू लाइक इट, राइट। चलिए, सो किसी के जिक्र करोगे अगर हुस्न का, तो वो बिल्कुल चांदनी जैसा सा लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बात करूं नौरा फतेही की, है ना, या ऐश्वर्या राय की, तो या सुष्मिता सेन की, दीज आर माय फेवरेट। तो ऑब्वियसली अगर जिक्र करोगे इनके हुस्न का तो ऐसा लगेगा जैसे चांदनी चमक रही है, तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके डन, चलो, तो जिक्र करेंगे उसके हुस्न का तो चांदनी एकदम से बिखर जाएगी सारे और चारों ओर, जैसे प्यार में होता है अक्सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये चांदनी एक्चुअली है कौन, ये एक बकरी है, एक गोट है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि ये स्टोरी है ना, एक आबू खान है, ठीक है, अबू खान। अबू खान एक इंसान है जो जैसे थोड़ा सा गांव से निकल के और जंगलों की तरफ, मतलब जंगलों, थोड़ा सा गांव से अलग रहता है और जंगल है आगे, ठीक है। तो इसको ना शौक है, क्या शौक है इसको, बकरी पालने का शौक है। डिस्पाइट देयर हैबिट ऑफ रनिंग अवे, एक्चुअली बकरियां जो होती हैं उनकी एक हैबिट होती है, उनको ना फ्री ग्रेजिंग, आजादी से ऐसे ग्रेजिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। तो इसको बकरियां पालना बहुत पसंद है, ठीक है। ये बाड़ा बनाता है उनको, ग्रेज कराता है उनको, खिलाता है घास वास खिलाता है उनको, पालता है। लेकिन बकरियों की एक आदत है भाग जाने की, क्योंकि उनको तो आज़ादी चाहिए। और वो भूल जाती हैं कि जैसे ही वो यहाँ से सिक्योर्ड एरिया से, बाड़े से निकल जाएंगी,
तो आगे तो जंगल है, और जंगल में तो शेर, बगीरा, भालू, लोमड़ी, चीता, ये सब कुछ भी है, खा जाएगा, है ना। तो देयर वाज अ वॉल्फ, ठीक है। तो वॉल्फ जो है उसे खा जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी बकरियां होती हैं जो अक्सर ऐसे जो है निकल जाती हैं। अब इसको बड़ा बुरा लगता है। अब ये एक ना बड़ी सुंदर सी बकरी लेके आया, बड़ी हट्टी कट्टी सी पालता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे डिटरमाइंड टू दिस चेंज, तो कहीं ना कहीं वो एक यंग सी गोट लेके आता है जिसका नाम चांदनी रखता है, और उसको बहुत प्यार से पालता है, नाजों से पालता है चांदनी को, अपने जिक्र करता है हुस्न का, समझ के, तो याद रखना जाकिर हुसैन। तो चांदनी जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उसकी जो फ्रीडम की चाह होती है, देखिए लॉन्गिंग फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए चाह करना, ठीक है। तो चाहत किसी चीज के लिए, तो शी इज लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम, ठीक है। तो वो जो उसकी एक चाह है, वो जैसे जैसे वो मेच्योर हो रही है, बड़ी हो रही है, वैसे चाह भी बढ़ रही है। अब वो क्या करती है, आबू खान की वार्निंग्स को नजरअंदाज करते हुए, एक अबाउट द लर्किंग वॉफ, एक वॉल्फ होता है, एक भेड़िया होता है जो अक्सर खा जाता है, खूंखार भेड़िया, ठीक है। तो वो उसकी वार्निंग्स को, अबू खान की वार्निंग को ध्यान भी नहीं देती है बिल्कुल, बस उसकी चाहत है आजाद होने की, और वो भाग जाती है, ठीक है। तो शी एस्केप्स इनटू द हिल्स, और वो पहाड़ियों में, जंगलों में कहीं निकल जाती है। तो उसको बड़ी मजा आ रहा होता है अपनी फ्रीडम में, बट अल्टीमेटली एनकाउंटर द वॉल्फ, एक दिन उसका सामना वॉल्फ से होता है, ठीक है। अब जो भी बकरी होती है ना, उसकी प्रवृत्ति होती है एकदम डर जाने की, समझ रहे हो। और भेड़िया क्या करेगा भाई, खाएगा ही खाएगा उसे, ठीक। लेकिन यहाँ पे चांदनी की एक खास बात थी, चांदनी को पता था, आबू खान ने हमेशा बता रखा था, फिर भी उसकी जो आजादी पाने की एक चाहत थी ना, वो इतनी प्रबल थी, वो इतनी करेजियस थी, कि वो बिल्कुल दोनों पैर ऐसे खड़े होके वो भेड़िए से टक्कर करके लड़ी। हालांकि वो मरी लास्ट में, पर कहते हैं कि भले ही चाहे कुछ भी हो, आपको प्रतिभागी जरूर होना चाहिए, हार जीत का कभी वो नहीं करना चाहिए, डर नहीं करना चाहिए, डर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंसान में। तो शी ओवर पावर्ड एंड किल्ड, मतलब उसने बहुत ही खूंखार तरीके से, मतलब उसकी भेड़िए से लड़ाई की, ठीक है। मतलब उसके खूंखार भेड़िए से लड़ी, वो डट कर सामना किया, बट शी वॉज ओवर पावर्ड, क्योंकि ऑब्वियसली भेड़िया उससे फिजिकली बहुत स्ट्रांग था, राइट। तो और मार दी जाती है, सिंबलाइजिंग द कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस चैप्टर में दो चीजें समझने वाली है। आजादी की कोई कीमत है, बिल्कुल है। तो आजादी ऐसे ही नहीं मिलती, आजादी की बहुत कीमत देनी पड़ती है। जैसे हमने भी स्वतंत्र होने के लिए कितने हमारे शहीद हुए, बलिदान हुआ कितने हमारे वॉरियर्स का और फ्रीडम फाइटर्स का, राइट। तो यस, देयर इज अ कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी ऐसे ही नहीं मिलती, ठीक है। इट इज प्राइसलेस, और बहुत महंगी है, ये सच्ची बात है। वन वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब भी आपको पता है कि कोई भी चीज क्या है, कैसी भी है, बट आपको करेज कभी नहीं खोना चाहिए, ठीक है। तो करेज बना के रखना चाहिए, दोनों ही चीजें आपके लिए समझने वाली है, ठीक है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, चांदनी की। और चांदनी किसने लिखी, आप कहेंगे जाकिर हुसैन, ओके। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं भाई, द बेयर स्टोरी। अब द बेयर स्टोरी क्या है, भालू की कहानी। अब देखिए भालू की कहानी, एलेक्स मुंथे, ठीक है, एलेक्स मुंथे। देखिए इसको कैसे याद करेंगे, आपके घर में अलेक्सा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, सुना तो होगा। अलेक्सा मुंथे, मेरा मन कर रहा है बेर की स्टोरी सुना, ठीक है। तो अलेक्सा मन से, मन थे, बेर की स्टोरी सुना, ठीक है। तो अलेक्सा क्या कर, बेयर की स्टोरी सुना। बेयर स्टोरी किसने लिखी, अलेक्सा, एलेक्स मंथे ने लिखी, ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए, बड़ी अच्छी स्टोरी है ये। एक ओल्ड लेडी होती है, ठीक है। तो वो भी कहाँ रहती है, जंगल के पास रहती है, ठीक है। और मतलब जंगलों में ही, जंगल के नियर बाय उसका ऐसे घर होता है, मतलब बिल्कुल आइसोलेट सी जगह पे, ओके। जंगलों में ही कह सकते हो आप। तो उसको ना बेयर पालने का बड़ा शौक है, उसने बेयर पाल लिया, ठीक है, भालू पाल लिया। और जानते हैं, भालू बहुत ही टफ, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, मतलब वो होता है, जीव होता है, क्रिएचर होता है। और बेयर इज वेरी फ्रेंडली एंड वेल बिहेव्ड। अब उसने पाला है तो उसने इस तरीके से उसे नर्चर किया है कि बहुत ही वेल बिहेव है, ठीक है, बहुत ही फ्रेंडली है। और हर संडे ना वो अपने सिस्टर के यहाँ पे जाती है, और जब भी वो जाती है तो वो अपने भालू को, अपने बेयर को क्या करती है, चेन से बांध के जाती है, ओके। इतना समझ में आया, ठीक है, कि उसकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, वाइल शी वाज वॉकिंग इन द वुड्स, जब वो जंगलों में चल रही थी, तो शी सीज द बेयर फॉलोइंग हर। तो उसने देखा कि एक भालू उसे पीछे पीछे फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली कोई भी, अगर हम जानवर रखते हैं, ठीक है, और हमें उस जैसा ही कोई दिखता है, तो एक बार तो ऐसा लगता है कि हमारे वाला ही है ना। तो वही इसके साथ हुआ, ध्यान से सुनिए। तो अज्यूमिंग
ही हैड डिसओबेड हर, उसको लगा कि ये तो मेरे वाला भालू है ना, और तू मेरे पीछे पीछे कैसे आ गया, मैंने तो चेन से बांधा था, तूने डिसओबे किया, तेरी ये मजाल। लिया छड़ी मतलब अम्ब्रेला और खूब पीटा उसे, दह पीटा, ठीक है। तो शी स्कोर्स एंड स्ट्राइक्स हिम विद हर अम्ब्रेला, खूब पीटा उसने। हाउएवर अपॉन रिटर्निंग होम, जब वो वापस घर आई, उसने देखा, शी रियलाइजेस हर मिस्टेक, अरे यार रियल बी द बेयर, तो जो मेरा बेयर है वो तो अभी भी चेन से बंधा हुआ है, ये मैं किसको पीट गई, हे भगवान, मैंने अनजाने में एक वाइल्ड बेयर को मार दिया, और वो भी बड़ा वो निकला, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, हद हो गई, है ना। तो who surprisingly did not retaliate, उसने भी बिल्कुल आक्रमण नहीं किया, रिटालिएट मतलब कुछ आक्रमण नहीं किया, समझ गए इस चीज को। जैसे कोई भी हम पर हमला करता है तो बदले में कोई हमला नहीं किया उसने, रिटालिएट मतलब हमला करना, ओके। सो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा, तो देखिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कई बार ऐसा हो जाता है, हम किसी को कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। तो एक फनी सी स्टोरी है सबसे पहली बात, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये हमारा है या कोई और है, ठीक है। ये तो चलो अच्छी बात थी, किस्मत की बात थी, ठीक है, कि उसने भी कुछ नहीं कहा। और इसका मतलब यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि जो बैर एक क्रिएचर है, दो वो बहुत बड़ा होता है, खूंखार भी होता है, लेकिन ये वो बहुत प्यारे भी होते हैं, ठीक है। मतलब हर जीव का एक अपना वो होता है, देखो कितना वेल बिहेव है। तो ये स्टोरी है यहाँ पे सीखने वाली, ठीक है, समझ गए। चले आगे, प्लीज कमेंट करके बताइए, मजा आ रहा है, पक्की बात। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अ टाइगर इन द हाउस, अ टाइगर इन द हाउस किसने लिखी, रस्किन बॉन्ड। देखिए सिंपल सिंपल सी बात है, रस्किन से याद करना रिस्की, ठीक है, और रिस्की बॉन्ड है यार। अगर घर में टाइगर्स नहीं पाल रखे, अगर घर में टाइगर्स नहीं बना रखे, अपने बच्चों को रोबोट मत बनाओ, टाइगर बनाओ यार, कम ऑन, हमारा नेशनल एनिमल है, राइट। सो टाइगर इन द हाउस, राइट। तो रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि रिस्की बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है, रिस्की सारे बॉन्ड हो जाते हैं, इसलिए घर में टाइगर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। रिस्की बॉन्ड हो जाते हैं, इसलिए टाइगर इन द हाउस होना बहुत जरूरी है, क्लियर। आइए मैं आपको समझा देती हूँ। इसमें जो टाइगर है उसका नाम है टिमोथी। अब आपसे पूछ सकता है गोलू कौन था, कैरी कौन था, एलिफेंट था, चांदनी कौन थी, गोट थी, तो टिमोथी कौन था, टाइगर था, ठीक है। तो आपको ऐसे याद होना चाहिए, ओके, डन। आइए आगे चलते हैं। ये स्टोरी जो है, द स्टोरी नरेट्स अ चाइल्डहुड मेमोरी, ठीक है। इस स्टोरी में चाइल्डहुड मेमोरी है किसकी, जो हमारा नरेटर है ना, उसके दादाजी की, ठीक है, उसके दादाजी की, नरेटर्स ग्रैंडफादर। इन्होंने ना एक टाइगर कब, उसका नाम था टिमोथी, मतलब एक शेर का बच्चा लेके आए, ठीक है। द देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत बार हमारे पास जनरल इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी जानवर के बच्चे को क्या कहते हैं, ठीक है। जैसे आउल के बच्चों को क्या कहते हैं, जैसे शीप के बच्चों को क्या कहते हैं, जैसे टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं, जैसे पिग के बच्चे को क्या कहते हैं। सो बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसको टॉपिक को नाम आप सर्च कीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी हुआ है यूट्यूब पे, यंग वंस है ना, नेम ऑफ यंग वंस, ठीक है, आप डालिएगा यंग वंस बाय यंग वंस ऑफ एनिमल्स बाय भारती कौशिक मैम, चेक कीजिएगा, ठीक है। तो खैर एनीवेज दोबारा पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं। टाइगर के बच्चे को कब कहते हैं, उसका नाम इन्होंने रख दिया टिमोथी, ठीक है। अब टिमोथी जो ग्रो अप हुआ है वो घर में हुआ है ना, फैमिली के बीच में हुआ है, कुत्ते से, जानवरों से, मतलब मंकी से, इंसानों से, सबसे बहुत फ्रेंडली तरीके से, क्योंकि हम जिसके बीच में पले बड़े होते हैं उन्हीं के जैसे हो जाते हैं और उनको अपना अपना दोस्ती मानते हैं। जैसे अगर हम मोगली का एग्जाम्पल लेंगे, तो मोगली जानवरों के बीच में, भेड़ियों के बीच में पला था, तो वो भेड़ियों जैसा ही रिएक्ट करता था, वैसे ही चलता था, जैसे टार्जन की आपने कभी कहानी सुनी होगी, है ना। तो सिमिलरली अब ये शेर है, हर जानवर है, लेकिन लोगों के बीच में रहा है, घर में पला बड़ा है, तो ये बहुत ही फ्रेंडली किस्म का, इसको शिकार विकार करना ये सब आता ही नहीं है, ठीक है। नाउ हाउएवर जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, ही बिकम्स लेस प्लेफुल। अब है ना, उसका खेल में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि देखो जिसकी जैसी प्रवृत्ति हो वो तो वैसा ही होगा, ठीक है। अब प्रॉम्प्टिंग द फैमिली टू सेंड हिम टू अ जू, अब वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से चाहता है कि उसे जू भेज दिया जाए, और फैमिली, क्योंकि शेर है, उसका जो खाना पीना है वो मांस है, फ्लैश है, वो उसको चाहिए, तो वो जू जाना चाहता है, ठीक है। एनी हाउ दिल पे पत्थर रख के ग्रैंडफादर क्या करते हैं, उस टिमोथी को जू में छोड़ आते हैं, ठीक है, ओके। Later, when the narrator visits, he unknowingly approaches a dangerous tiger. अब unknowingly क्यों लिखा है? अब जैसे ही जब ग्रैंडफादर या नरेटर जाते हैं टिमोथी से मिलने, तो एक डेंजरस से टाइगर से वो बात करते हैं, ठीक है।
उनको लगता है ये उनका टिमोथी है, लेकिन ये कोई और टाइगर है। जैसे अभी उससे गलती हो गई थी ना, दादी से गलती हो गई थी, भालू को अपना भालू समझ के मार दिया था, ऐसे ही इन्होंने किसी दूसरे टाइगर को अपना टिमोथी समझ के प्यार करने लग गए। समझ गए? सरप्राइजिंगली टाइगर रिस्पॉन्ड विद अफेक्शन। अब देखिए टाइगर बहुत खूंखार होता है, लेकिन स्टिल सरप्राइजिंगली उसने भी कैसे, इससे सीखने वाली बात क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि आप जिससे जैसा व्यवहार करेंगे वैसा पाएंगे। वो कहते हैं ना, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, इज्जत दो इज्जत लो, है ना, दैट इज सम्मान दोगे सम्मान मिलेगा। समझ गए? किसी को प्यार दोगे प्यार मिलेगा, गाली दोगे नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी, गाली मिलेगी, सिंपल, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली लेटर डज ही रियलाइज दैट टिमोथी हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ फियर्स टाइगर। तो बाद में फिर उनको पता चलता है कि यार टिमोथी तो 4-5 दिन बाद ही मर गया था, बहुत कमजोर सा था, और फिर उसको रिप्लेस कर दिया था, एक दूसरा टाइगर ले आए थे। ठीक है? बट showing how love and kindness can even tame a wild creature. तो यस, प्यार से, दयालुता से, लव से, काइंडनेस से इस वाइल्ड से वाइल्ड क्रिएचर को बहुत क्या किया जा सकता है, टेम किया जा सकता है, उसको ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है? ओके, क्लियर? आपने ब्यूटी एंड द बीस्ट और इस तरीके की बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी जिसमें वाइल्ड होते हैं, बिल्कुल जंगली होते हैं, लेकिन फिर भी प्यार से, स्नेह से उनको ठीक किया जा सकता है। तो यस, अगर हमारी क्लास में ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं अनसिविलाइज तरीके से हैं, या बिल्कुल भी मैनर्स से नहीं रहते हैं, या बहुत अलग हैं, डेलिक्वेंट हैं, तो उनको सुधारने का तरीका प्यार ही है, दयालुता ही है। आप ये समझ के उनको डांट फटकार से सही नहीं कर सकते, तो इस चीज को जरूर सीखिएगा। ये आपके लिए भी एक लेसन है, और जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे उनके लिए भी एक सीख है, राइट? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। एन एलियन हैंड। अब एन एलियन हैंड किसने लिखी? तो आपने कहा कि मैम ये स्टोरी लिखी है हमारी जयंत नार्लिकर। ठीक है? जयंत नार्लिकर। देखिए आप ना नार्लिकर से तो नारियल याद कर लीजिए। ठीक है? अगर नारियल के पेड़ से नार्लिकर, है ना, अगर नारियल के पेड़ से आप हाथ से ऐसे नारियल तोड़ रहे हो, तो भाई ये हाथ नॉर्मल हाथ तो नहीं है ठाकुर, ये एलियन का हाथ है। ठीक है? आप ऐसे याद कर सकते हो। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक एंट है। ठीक है? एक एंट है, नारी है। ठीक है? एक एंट है, नारी है, वो बिल्कुल उसका हाथ कैसा है, बिल्कुल एलियन जैसा है। कैसे भी याद कर लीजिएगा। वैसे नारियल, नारलीकर है तो नारियल याद होगा। ठीक है? और नारियल अगर ऐसे तोड़ रहा है तो इसका मतलब एलियन हैंड है, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो नहीं तोड़ सकता हाथ से ऐसे, पेड़ बहुत ऊंचा होता है भाई। ठीक है? तो ऐसे आपको याद रखना है। चलिए, इसमें है क्या, ये एक स्काई फी स्टोरी है। स्काई फी स्टोरी मतलब एक साइंस और फिक्टिशियस स्टोरी है। ठीक है? विच रिवॉल्व्स अराउंड द वाइकिंग्स मिशन। ठीक है? एक वाइकिंग्स मिशन होता है। अब ये वाइकिंग मिशन किससे संबंधित है? एक मिशन होता है, एक मिशन था जिसमें ये ढूंढना था कि भाई अर्थ के अलावा और कहीं भी जिंदगी है क्या, तो मार्स पे जीवन है कि नहीं है। 1976 टू 77 की बात है ये। ठीक है? तो वाइकिंग्स मिशन था जिसका मिशन था ढूंढना है कि मार्स पे यानी कि मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं है। ओके, नाउ इट इमेजिन्स अ सिनेरियो। अब यहाँ पे एक सिनेरियो, जब हम जाते हैं ऐसे मिशन पे, स्पेस पे, तो इमेजिन करता है कि मार्शियंस कैसे होंगे, मार्स पे रहने वाले लोग मार्शियंस कैसे होंगे ड्यू टू रिसोर्स डिप्लीशन, यानी कि जितने भी संसाधन हैं जब वो डिप्लीट हुए होंगे, उनकी क्षति हुई होगी, वो कम हुए होंगे। ठीक है? तो धीरे धीरे वो अंडरग्राउंड हो गए होंगे, गायब हो गए होंगे। नाउ यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी टू सर्वाइव, तो उन्होंने जब रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो गए होंगे तो बहुत एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज की गई होगी सर्वाइव करने के लिए, राइट? तो नरेटिव प्रेजेंट्स द चैलेंज फेस्ड बाय द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, मतलब जो मार्स पे हमने जो लाइफ देखी है वो एक तरीके की कैसे चैलेंजेस फेस किए होंगे उनके बारे में जिक्र कर रहा है। जैसे उन्होंने कैसे अडेप्ट किया होगा एक्सट्रीम कंडीशंस के साथ, कैसे वो हेल्पलेस हुए होंगे जब पानी की एक भी बूंद नहीं मिली होगी, कैसे गला सूखा होगा। तो ये सब इमेजिनेशन चल रही है। ठीक है? दैट अराइजेस फ्रॉम द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कैसे जब वातावरण को एकदम क्षति पहुंच रही है तो कैसे सर्वाइव किया होगा उन्होंने। अब स्टोरी हमें एनकरेज कर रही है, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि सोचो अर्थ पे इतने रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें अगर सस्टेनेबली यूज नहीं करेंगे, अगर इफ वी डू नॉट कंजर्व देम प्रॉपरली, अगर हम उनका संरक्षण नहीं करते तो एक दिन वो भी खत्म हो जाएंगे, है ना? तो जो मार्स वालों के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो वी मस्ट यूज आवर रिसोर्सेज वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द स्टोरी है, राइट? एंड यस, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन
तो यस, आपको समझना चाहिए कि हमें जो भी हमें मिल रहा है, रिसोर्सेज, संसाधन हमें मिल रहे हैं, उन्हें हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, बहुत वाइजली यूज करना चाहिए, उनको कंजर्व करके रखना चाहिए कि वो आगे आने वाली पीढ़ी के भी काम आ सके। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर सेम सिनारियो ऐसे ही चलता रहा, तो हमारा भी हाल मार्शियंस जैसा ही होगा। राइट? क्लियर? तो बाय दिस वी फिनिश्ड 7th क्लास की सप्लीमेंट्री। प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। मैंने पूरी कोशिश की है कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा सार आपको पूरा समझा दिया जाए, ऑथर्स और चैप्टर्स के नाम आपको याद करा दिए जाएं, किसी में कैरेक्टर का नाम क्या है वो आपको मैंने बातों बातों में याद कराया, और मॉरल ऑफ द स्टोरी कराया। यदि इनमें से कभी PYQs बनाए जाते हैं, MCQs बनाए जाते हैं, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। प्लीज कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा क्या आप चाहते हैं कि मैं और इन वीडियोस पर काम करूं, ऐसे ही हर क्लास की NCERT आपके लिए लाती रहूं और आप सबके लिए चीज़ों को इजी बनाती रहूं। अगर आपको मेरा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका या एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है या दिमाग में बैठती है, तो प्लीज सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जितना हो सकता है, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गुरु 365 पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ये मैं आपको एश्योर करती हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। टेक केयर, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज कमेंट बिलो कि आप चाहते हैं कि मैं कौन कौन सी वीडियोस या कौन कौन से कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। बाय बाय, टेक केयर।